सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबा दें भूगोल से संबंधित नए वीडियो पाने के। हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अधिवास भूगोल अर्थात सेटलमेंट ज्योग्राफी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसको मैं आज आप लोगों के सामने टू द पॉइंट बात करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, एवं लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक प्रकार की ग्रामीण बस्ती काम्पुंग निम्नलिखित में से किस एक देश में पाई जाती है? चीन, मलेशिया, फिलीपींस और कंबोडिया। इसमें से विशेष तौर पर सबसे पहले जानते हैं कि काम्पुंग बस्ती जो है एक स्थानीय नाम है जो बस्तियों के प्रकार में हम लोग देखते हैं, जो विशेष तौर पर मलेशियाई में जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं उन्हें काम्पुंग के नाम से जाने जाती हैं। दूसरा प्रश्न है जो हमें मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से। सूची 1 जो हमारा है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप का है, और सूची जो 2 है हमारा संबंध अवस्थान है। तो सबसे पहला हमारा बान है, लेकिन ध्यान रहे इसको हम लोग कूट के माध्यम से आंसर देखेंगे। बान जो होता है ये सामान्य तौर पर हमारा नदियों के मोड़ से मिलने वाली जो सड़कें हैं, जो नदियों का मोड़ है उनमें मिलने वाली जो सड़कें हैं, तो उन क्षेत्रों में जो निर्मित होती हैं वो हमारा जो होता है बान ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप है। तो ए का 5 ए और सी में हमारा है। उसके उपरांत दूसरा हमारा है शतरंज षष्ठ। तो शतरंज षष्ठ सामान्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि ये सड़कों पर जो क्रॉसिंग होती है, लेकिन वो क्रॉसिंग जो है पूरे 90 डिग्री के कोण बनाते हुए क्रॉसिंग होती है। तो वहाँ पर शतरंज षष्ठ के नाम से वो ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी में 4 है। उसके बाद वृत्तीय जो है ये हम सभी जानते हैं कि वृत्तीय हमारा जो है ये झीलों के चारों ओर, कोई झील है चाहे वो प्राकृतिक झील हो चाहे मानव निर्मित झील हो, तो झीलों के चारों ओर जो सेटलमेंट डेवलप होती हैं उन्हें कहते हैं वृत्तीय सेटलमेंट। और पंखाकार जो हमारा है वो विशेष तौर पर पंखाकार जो है हम लोग डेल्टा के प्रकार जब पढ़ते हैं, जब नदी अपने अपरदनात्मक प्रतिरूप में निक्षेपण के दौरान डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो डेल्टा में ही हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा पंखाकार डेल्टा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पंखा आकार की बस्तियां होती है वो डेल्टा के क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलें, जिसमें से हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख शहर प्राइमेट सिटी का नियम प्रतिपादन किया? ध्यान दीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो हम लोग कहेंगे कि सामान्य तौर पर जो हमारा प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट है कार्ल सार्वर, इसाया बोमेन, मार्क जेफरसन या वाल्टर क्रिस्टलर। तो वाल्टर क्रिस्टलर जो है 1933 में इन्होंने सीपीटी का अवधारणा दिया है सेंट्रल प्लेस के थ्योरी को आधार मानते हुए। और प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट जो है ये आपका यहाँ पर मार्क जेफरसन महोदय द्वारा है, जो 1939 में यहाँ पर दिया गया। ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करेंगे मार्क जेफरसन महोदय के अन्य सिद्धांत को, यानी कि अगर हम बात करें कि उनके जो प्राइमरी सिद्धांत है जिसे हम सेंट्रल प्लेस केंद्रीय स्थान कहते हैं, उन्होंने 1931 में दिया था। लेकिन प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट जिसे हम प्रधान नगर या प्रमुख नगर कहते हैं, ये 1939 में मार्क जेफरसन महोदय ने दिया। अगला सवाल हमारा है चौथा, नगरीय आकृति विज्ञान के संकेंद्रीय वृत्त सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ध्यान दीजिए कि हमारा कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी के बारे में तो यहाँ पे देखिए बर्गेस ने भी नगरीय आकृति विज्ञान में अपना योगदान दिया है, हॉयट ने भी दिया है, उलेमान ने, लेकिन यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्त सिद्धांत यानी कि जो हमारा संकेंद्रीय वलय सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं, या फिर हम कहें कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी, तो बर्गेस ने 1927 में दिया है। और इन्होंने अर्बन ग्रोथ नामक पुस्तक भी लिखी। ध्यान दीजिए, अर्बन ग्रोथ, तो अर्बन ग्रोथ नामक इन्होंने पुस्तक भी लिखी। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो बर्गेस महोदय होगा। अगला हमारा आता है पांचवा, अनेक परिवहन मार्गों के अभिसरण पर बस्तियों के निम्नलिखित प्रतिरूपों में किसी एक के विकसित होने का सर्वाधिक संभावित है। तो अगर हम कहेंगे अनेक परिवहन मार्ग हमारा है
जो मिलन स्थल पर है, तो ऐसे क्षेत्रों में हमारा विशेष तौर पर तारा आकृति की ही परिवहन जो हम कहेंगे कि तारा आकृति की हमारा बस्तियों का प्रारूप यहाँ पर निर्मित होता है। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में परिक्षिप्त बस्ती की उत्पत्ति से संबंधित है? ध्यान दीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें ध्यान देना है कि यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो परिक्षिप्त बस्ती से उत्पत्ति से संबंधित कौन काफी महत्वपूर्ण है? परिवार की एकांतता की इच्छा, किसानों को खेतों तक सुगमतापूर्वक पहुंचाना, देहाती क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था और खेती की भूमि का असमतल धरातल। तो यहाँ पर खेती की भूमि का असमतल धरातल है, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विशेष तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ये पूर्ण रूप से हम लोग देखते हैं कि ये जो है पर्वतीय इलाकों के अंतर्गत है। तो यहाँ पर जो है खेती के लिए असमतल भूमि धरातल है। साथ ही साथ यहाँ पर और एक आपका आंसर जो होगा, किसानों को खेती तक सुगमता से पहुँचाने के लिए परिक्षिप्त बस्ती की उत्पत्ति से संबंधित माना जाता है। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। 7वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें, जिसमें हम लोग को पुनः मिलान है कि बस्ती प्रतिरूप है और क्षेत्र है, क्योंकि बस्ती प्रतिरूप से हमेशा से एक प्रश्न बनते हैं जो विगत यूजीसी नेट के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न जो हमारा है, सूची 1 जो बस्ती प्रतिरूप, सूची 2 जो है क्षेत्र है। तो इसको जब हम लोग देखते हैं तो पहला ऑप्शन है आपका वृत्ताकार अथवा अर्धवृत्ताकार, दूसरा है तारानुमा, तीसरा है त्रिकोणीय, चौथा है खंडक नुमा। तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहला जो होगा वृत्ताकार अथवा अर्धवृत्ताकार। तो वृत्ताकार जो है, या फिर हम कहें जो हमने अभी देखा कि हमारा जो वृत्तीय, आप यहाँ भी देख सकते हैं वृत्तीय जैसे झील के आसपास होता है, तो उसी प्रकार यहाँ भी वृत्तीय जो है किसी झील के ही आसपास होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 में क्षेत्र में क्रेटर झील के समीप अथवा गोखुर झील के तटबंध पर हमारा वृत्तीय या फिर अर्धवृत्ताकार, यानी कि इसका जो आंसर चलने वाला है बी और डी के बीच में चलने वाला, ए का 2 आ रहा है। दूसरा हमारा तारानुमा है, ठीक है। तारानुमा जो हमारा है यह कहाँ बनेगा? तो तारानुमा विशेषकर सड़कों के अभिसरण पर निर्मित होती है। ध्यान दीजिए, तारानुमा जो है सड़कों के अभिसरण, यानी कि सड़क विभिन्न प्रकार की सड़कें जब एक दूसरे से मिलने लगती हैं तो ये तारानुमा आकृति बनाती हैं। तो हमारा बी का आंसर चल रहा है। सी हमारा हो जाएगा त्रिकोणीय, सभी नदियों के संगम स्थल पर जब 2 या 2 से अधिक नदी मिलने लगती हैं तो उस अवस्था में जो है आपका, उस अवस्था में निर्मित होने लगती है त्रिकोणीय। और चौथा हमारा डी जो है खंडकनुमा। तो खंडकनुमा हम लोग के पास स्पष्ट है कि मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए कि मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो बस्ती प्रारूप होते हैं ये आपके खंडकनुमा होते हैं। अगला हमारा है प्रश्न संख्या 8। इसमें भी सूची जो है 1 में नगरीकरण की प्रक्रिया को देखना है और सूची 2 में नगरीकरण की अवस्था को देखना है। विशेष तौर पर इससे संबंधित हम लोग जब लुईस मम्फोर्ड महोदय का नगरीकरण की प्रक्रिया को पढ़ते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, उससे संबंधित भी प्रश्न जो है बनते हैं। तो यदि आप लोगों को लुईस मम्फोर्ड के नगरीकरण की प्रक्रिया को समझना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लुईस मम्फोर्ड के नगरीकरण के प्रोसेस को लेकर आऊँ। साथ ही साथ दोस्तों, अगर किसी प्रकार की भी समस्या आप लोगों के साथ आती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए उससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें देखते हैं कि नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग कैसे देखते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है ए जो है, इसमें नगरीय बस्ती का प्रारंभ। जब कोई भी नगर शुरुआती दौर में होती है, जब कोई भी नगर शुरुआती दौर में होती है तो वो हमारा होता है इयोपोलिस। जो लुईस मम्फोर्ड के सिद्धांत में आपको ये मिलते हैं कि नगर का शुरुआती दौर इयोपोलिस होता है, फिर पोलिस होता है। तो नगर का बस्ती का जो शुरुआती दौर है उसे कहते हैं इयोपोलिस। दूसरा है नगर की रचना। तो ये हम कहेंगे कि नगर राज्य के बराबर होती हैं। और नगर का जब पूर्ण विकास होता है तो ये विश्व नगरी कहलाता है, मेगालोपोलिस जिसे हम कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। 9वां प्रश्न हमारे पास आता है, इसमें भी हमारा मिलान के लिए है सूची 1 और सूची 2 वर्गीकरण के आधार पर, और इसको सुलमित करना है। और इसको फिर हम जो ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन में भी हम लोग उसी प्रकार इसको देखेंगे। तो हैरिस महोदय
ओरेशू नेल्सन मैकेंजी, ध्यान दीजिए हैरिस, ओरेशू नेल्सन और मैकेंजी, इन 4 विद्वान को इसमें हम प्रश्न 9 में देखेंगे, जिसमें हम प्रकृत्मक वर्गीकरण जो हमारा है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो है, जो प्रधान प्रकार, सांख्यिकीय आधार, पारिस्थितिकीय विचार और कार्यों की विविधता एवं विशिष्टीकरण के आधार पर हम देखेंगे। इसमें हैरिस का जो होगा, हैरिस महोदय जो प्रस्तावक थे, इन्होंने सांख्यिकीय आधार पर फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बारे में इन्होंने बात किया है, और ओरेशू महोदय ने जो मुख्य कार्य हैं उनके आधार पर इन्होंने कार्य किया है। नेल्सन ने पारिस्थितिकीय विचार के आधार पर जो है प्रकात्मक वर्गीकरण दिया है, जबकि मैकेंजी महोदय ने कार्यों की विविधता एवं विशिष्टीकरण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों को आज 15 प्रश्नों का हल करवाऊंगा और अगले वीडियो में पुनः मैं आगे के प्रश्नों का हल करवाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय स्थल सिद्धांत में K7 अधिवास इंगित करता है। ये प्रश्न अनेकों बार पूछे गए हैं, जो बाजार नगर, बाजार सह प्रशासनिक नगर, प्रशासनिक नगर या फिर परिवहन नगर। तो क्रिस्टलर ने 1933 में अपने सेंट्रल प्लेस सिद्धांत में के पदानुक्रम के बारे में बात किया है, जिसमें सामान्य तौर पर 3 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। K3 को उन्होंने बाजार सिद्धांत के बारे में, बाजार नियम के बारे में बताया। K4 को, ध्यान दीजिए, K3 उन्होंने बाजार नियम, K4 को उन्होंने जो बताया है वो यातायात या फिर कहें ट्रांसपोर्ट सिद्धांत के बारे में, और K7 जो है उनका, वो हमारा कहेंगे कि प्रशासकीय नगर या फिर जो है प्रशासकीय नियम के बारे में। तो इसका जो आंसर होगा, बाजार सह प्रशासनिक नगर न होकर प्रशासनिक नगर होगा, जो सी से आएगा। 11वां प्रश्न हमारा है, इसको भी हम लोग कूट से देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 परिक्षिप्त ग्रामीण बस्ती के प्रकार हैं और सूची 2 जो है संबंधित कारक है। पहला जो है आपका अल्पास तथा हिमालय। अगर यहाँ पर प्रक्षिप्त ग्रामीण बस्ती है तो उसके कारक कौन है? तो अल्पास और हिमालय में जो हमारा ग्रामीण बस्तियां हैं उनका कारण न तो तन स्थलाकृति है, ठीक है, ध्यान दीजिए, न तो उन्नत स्थलाकृतियां हैं। ए का आपका हो गया 4। बी हमारा जो है गंगा के डेल्टा में जो प्रक्षिप्त बस्तियां हैं उसका कारण है कि अधिक संख्या में सरिताओं का भूमि को विभाजित करती है, ठीक है। तो जो 5 आएगा इसमें बी आएगा। अगला हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका की फार्म भूमि में जो है ये विस्तृत क्षेत्र तक पहुंचाना होता है, इसलिए यहाँ पर प्रक्षिप्त ग्रामीण बस्ती, जैसे कि मैंने पिछले प्रश्नों में बताया कि वहाँ पर हमारा असमतल धरातल है और किसानों तक, खेतों तक पहुँचाने के लिए जो है वहाँ प्रक्षिप्त बस्तियाँ का निर्माण होता है। तो हमारा सी होगा 1। और डी जो है ये मृण्मयी मृदा के क्षेत्र में भूमि को पराजित करता है। ये कच्छ दशा के संरचना में व्यवधान डालने के कारण ऐसा होता है, जो विशेष तौर पर आपका जो है गुजरात के क्षेत्रों में दिखाई देता है। तो चलिए इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। अगले फिर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न पुनः काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग देख सकते हैं, जो नगर की संरचना से संबंधित सिद्धांत और प्रस्तावक है। तो संकेंद्रीय वलय सिद्धांत हम सभी जानते हैं, बर्गेस महोदय का दिया गया सिद्धांत है, जो 1927 ईस्वी में दिया है उन्होंने। खंड सिद्धांत आपका होमर होयट महोदय का है, जो 1939 में उन्होंने दिया। उसके बाद केंद्र स्थल सिद्धांत 1933 में क्रिस्टलर महोदय ने, और बहुकेंद्रिक सिद्धांत 1945 में आपका हैरिस और उलेमान ने। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो सुलेमित नहीं है, वो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, जो ए ऑप्शन में आपका जो है संकेंद्रीय सिद्धांत बर्गेस महोदय का दिया गया है, सिंक्लियर का नहीं। 13वां प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो यहाँ पर कोटि आकार नियम सही है, जेके जिप महोदय का। फुटकर गुरुत्व सिद्धांत, डब्ल्यूजे रेले का नियम, ये भी सही है। सन्नगर जो पैट्रिक गैडिज ने दिया है ये भी सही है। लेकिन विश्व नगरी जो है, जिसे हम कॉनरबेशंस कहते हैं, एक्चुअली जीन गॉटमैन का दिया हुआ सिद्धांत है, न कि डब्ल्यूजी बर्गेस का, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। 14वां प्रश्न हमारे पास आता है, निम्नलिखित ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों पर विचार कीजिए। खंड प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप और पंखाकार प्रतिरूप,
ठीक है। इसको हम लोग निम्नलिखित में से सही क्षेत्रों का संयोजन चुनना है जो 1 2 3 के क्रमशः पाए जाएंगे। तो इसमें जो हमारा है आप देख सकते हैं विशेष तौर पर जो खंड प्रतिरूप होते हैं, ब्लॉक प्रतिरूप ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, वृत्ताकार प्रतिरूप ये झीलों और क्रेटर के अगल बगल पाए जाते हैं, और जो पंखा होता है ये डेल्टा के क्षेत्र में। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। 15वां और आज का अंतिम प्रश्न, इसको भी हम लोग देख रहे हैं कि ये बस्तियां पल्ली और सूची 2 में इसका विवरण है कि पहला हमारा है केंद्रीय बस्तियां। तो केंद्रीय बस्तियां कहाँ पर पाई जाती है? तो केंद्रीय बस्तियां सामान्य तौर पर जो है प्रचुर कृषि वाले मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। टी आकार की बस्तियां जो है ये ग्रामीण सड़क से मुख्य राजमार्ग का जो संधि होता है, जो मुख्य NH है, और जब छोटी छोटी गांव की सड़कें जब इसमें जाके मिलती हैं तो ये टी आकार की बस्तियां यहाँ पर डेवलप हो जाती है। उसके बाद पंखानुमा आकृति की बस्तियां जो होती हैं ये धार्मिक केंद्रों पर अभिमुख होने वाली होती है, और जो प्रकीर्ण बस्ती हैं ये हमारा सुदूर और अगम्य क्षेत्रों में पाई जाती है। तो दोस्तों अगले वीडियो में पुनः आप लोगों के सामने आगे के प्रश्नों की चर्चा करूंगा। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके बताएं, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।